स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में उनसे जुड़ी हुई और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको थ्योरी चाहिए, डिटेल में चाहिए, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पोस्टमैन मेल गार्ड की या पीएएसए की तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स आपको मिल जाएंगी। और अच्छे से अगर आपने तैयारी करनी है तो क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि आपको इस तरह से टेबल में अगर याद करनी है तो भी आपको ये याद रहेंगी। ऐसे अगर आप अलग अलग करके याद करेंगे तो आपको याद ये नहीं रहती हैं। थोड़ा सा आपको इनके बारे में ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से आपने इनको याद रखना है। क्वेश्चन पेपर्स में आपने देखा होगा बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सी पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले किस तरह से आपने इनको याद रखना है कि कौन सी पॉलिसी को क्या कहा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आती है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी। अब इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षा कहा जाता है। सुरक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके ये पूरे जीवन को सुरक्षा देती है। होल लाइफ इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? संपूर्ण जीवन बीमा। संपूर्ण जीवन बीमा यानी कि आपके पूरे जीवन को ये सुरक्षा दे रही है। तो इस तरह से आपने रिलेट करके इनको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉलिसीज़ के नाम पूछे जाते हैं कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सुरक्षा कहा जाएगा। फिर उसके बाद है एंडोवेंट एश्योरेंस। एंडोवेंट एश्योरेंस को कहा जाता है संतोष। अब एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है? आप प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी को चूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होती है। कौन सी ऑप्शन? वो एज आप चुन सकते हैं जिस एज के ऊपर आपको अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी चाहिए। उसमें 35, 40, 45, 55, फिर 60 है, 58 है। इन एजेस में से कोई भी एज आप चुन सकते हैं जिस एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए। फिर आपने एक एज चूज़ कर ली कि मुझे 45 की एज में मैच्योरिटी चाहिए, तो आपको क्या हो गया? संतोष हो गया कि मुझे इस एज में मैच्योरिटी मिलेगी। आपको क्या रहेगा? संतोष रहेगा। तो एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी को संतोष कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। अब इसमें एक तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, दूसरा इसमें कन्वर्टिबल लगा दिया। अब कन्वर्टिबल लगा दिया मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के 5 वर्ष के बाद, लेकिन 6 वर्ष से पहले आप इसको एंडोवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक सुविधा दे दी कि आपने कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अगर आप इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक सुविधा दी कन्वर्शन की, तो कन्वर्ट आप कर सकते हैं इसको एंडोवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो इसको क्या कहा जाएगा? सुविधा कहा जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हो जाएगी, यानी कि इस पॉलिसी की तरह ये हो जाएगी। अब होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आपको एक ऑप्शन मिलती है, आप इसको एंडोवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एज की बात होती है। एज रहती है 59 ईयर्स की। एज से पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोवेंट इंश्योरेंस में। और कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद, लेकिन 6 वर्ष से पहले। आगे चलते हैं एंटीसिपेटेड एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी। एंटीसिपेटेड एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी को सुमंगल कहा जाता है। ये क्या होती है? मनी बैक पॉलिसी होती है। समय समय पर आपको रिटर्न दी जाती है। रिटर्न्स देने के लिए इसमें 2 टर्म्स होते हैं, या तो 15 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं या 20 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं। तो एंटीसिपेटेड एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी में क्या हो जाएगा? मनी बैक पॉलिसी होती है। समय समय पर रिटर्न्स आपको दी जाती है, यानी कि आपके मंगल का ध्यान रखा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? सुमंगल कहा जाता है। कि मनी बैक पॉलिसी है, अगर आप जीवित हैं तभी आपको इसमें रिटर्न्स मिलती हैं, सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं। तो आपका मंगल यहाँ पे देखा गया कि आप ठीक ठाक हैं
तो मिलता रहेगा, नहीं तो फिर ये बंद हो जाती है। फिर आगे चलते हैं, जॉइंट एंडोमेंट एश्योरेंस, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंडोमेंट नहीं आएगा, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। जॉइंट लाइफ, जॉइंट का क्या अर्थ होता है, जोड़, यानी कि इसमें जोड़े को युगल सुरक्षा, युगल क्या होता है, युगल भी जोड़ा होता है और जॉइंट भी क्या होता है, जोड़ा, यानी कि पति और पत्नी दोनों को एक साथ ये पॉलिसी दी जाती है, एक ही प्रीमियम के साथ दोनों को इंश्योरेंस दी जाती है, दोनों एक ही पॉलिसी के साथ अपनी लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, युगल सुरक्षा, यानी कि जोड़े को सुरक्षा दी गई। फिर उसके बाद चिल्ड्रन पॉलिसी है, इसको कहा जाता है बाल जीवन बीमा। तो बाल जीवन बीमा, चिल्ड्रन पॉलिसी, इसको तो याद रखना बड़ा आसान है। उसी तरह से रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस के नाम है, जैसे हमने होल लाइफ इंश्योरेंस किया पीएलआई में, वैसे ही आरपीएलआई में, लेकिन इसके साथ आगे लग जाएगा ग्राम, तो इसको ग्राम सुरक्षा कहेंगे। एंडोमेंट एश्योरेंस को ग्राम संतोष कहेंगे। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस को ग्राम सुविधा कहेंगे। फिर इसमें एक आ जाती है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, इसको ग्राम सुमंगल कहेंगे। 10 वर्षीय पीएलआई, 10 ईयर्स रूरल पीएलआई। अब ये क्या होती है, ये भी मनी बैक पॉलिसी होती है और इसको कहा जाता है ग्राम प्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और चिल्ड्रन पॉलिसी को बाल जीवन बीमा कहा जाता है। आगे चलते हैं, एज की बात करते हैं। अब एज जो है, आपने अलग अलग पॉलिसी के टाइप किए, अलग उनकी एज याद की तो कभी याद नहीं रहेंगे। याद अब कैसे करने हैं वो आपको यहाँ से सीख लेना है। याद करने के लिए ध्यान रखना, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी और कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, इन तीनों के लिए जो एज ऑफ एंट्री है वो सेम रहती है, एज ऑफ लिमिट जो है वो सेम रहती है। 19 वर्ष से लेके 55 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस और कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। तीनों की सेम एज रहेगी, तीनों आपने याद रख लेने हैं। ये आसान हो गया। अब यही 3 आपको याद रखने हैं, बाकी थोड़े से डिफरेंट है, बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, इसमें हमने कर लिया कि जो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी होती है एक मनी बैक पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, आपको सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं। 2 टर्म्स की ये होती है, या तो 15 वर्ष के लिए आप ले लो या 20 वर्ष के लिए आप ले लो। अगर 15 वर्ष के लिए आप इसको लेते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो में आगे भी समझाया जाएगा। अगर 15 वर्ष के लिए आप इसको लेते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर हो जाएगी। अगर 20 वर्ष वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसकी मैच्योरिटी होगी 60 वर्ष की आयु में। अगर आपको ये 20 वर्ष के लिए लेनी है तो -20 कर दो, कितनी आ गई, 40। तो 20 वर्ष की पॉलिसी लेने के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगी 40। अगर आपको 15 वर्ष वाली लेनी है तो 60 - 15 कर लो, कितना आ गया, 45। तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। 15 वर्ष की पॉलिसी लेने के लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम एज और 20 वर्ष की लेने के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज हो जाएगी। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में 2 टर्म्स हो गए, ये भी याद करना क्या है, आसान है। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस की बात करें, युगल सुरक्षा की बात करें, तो इसमें पति और पत्नी दोनों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो अलग सा एक डिफरेंस है, वैसे याद हो जाएगा। मेन ये तीनों है कि इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इनके लिए एज सेम है। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस के लिए 2 एजेस आपने याद रखनी है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस यानी कि पति और पत्नी की जब बात आएगी तो 21 से 45 वर्ष के बीच में। चिल्ड्रन पॉलिसी में भी क्या रहेगा, इसमें ध्यान रखना है 19 से 45 ईयर्स के बीच में एज होगी पॉलिसी होल्डर की। पॉलिसी होल्डर बच्चे के माता पिता, और बच्चा जो रहेगा उसकी आयु 5 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि पीएलआई में जिसने भी पॉलिसी ले रखी है वो अपने बच्चों के लिए आगे पॉलिसी ले सकता है, और उस पॉलिसी होल्डर की एज जो है 19 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और बच्चे की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये भी युगल सुरक्षा की तरह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एज लिमिट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, इतना फ़र्क है, लेकिन आपको ये याद रखना, पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में ध्यान रखना, होल लाइफ एश्योरेंस और एंडोमेंट एश्योरेंस दोनों के लिए 19 to 55, लेकिन कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस के लिए क्या आ जाएगा, 19 to 45 आ जाएगा। यहाँ पे 55 नहीं है, पीएलआई में 55 है,
तो दोनों में अलग है। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ये मैंने बता दिया कि 19 to 45 या 19 to 40 एज रहेगी, कब रहेगी वो आपको यहाँ से समझ आएगा। 10 वर्षीय PLI युगल सुरक्षा की तरह रहती है, 21 to 45 ईयर्स एज रहेगी। और यहाँ पे चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए सेम, पॉलिसी होल्डर की आयु 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बच्चे की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो एज वाला या इसमें जो भी एज लिमिट है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बात करते हैं लोन और सरेंडर की। अगर PLI की बात करें, कब लोन ले सकते हैं, कब सरेंडर कर सकते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस को याद रखना है, इसमें जो लोन है वो 4 वर्ष के बाद, सरेंडर जो है वो 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। और एंडोमेंट इंश्योरेंस में लोन और सरेंडर 3 वर्ष के बाद ले सकते हैं, सरेंडर 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में ना लोन मिलेगा ना सरेंडर मिलेगा, ना ही चिल्ड्रन पॉलिसी में लोन और सरेंडर की फैसिलिटी होती है। ज्वाइंट एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी या ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 वर्ष के बाद आपको लोन मिल जाएगा, आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे आपके पास रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो इसमें देखिए होल लाइफ इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस दोनों के लिए 4 वर्ष और 3 वर्ष के बाद लोन और सरेंडर की फैसिलिटी। एंडोमेंट इंश्योरेंस में 3 वर्ष के बाद लोन, 3 वर्ष के बाद ही सरेंडर, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी लोन और सरेंडर फैसिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं, फॉर RPLI PLI लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रपोजल। ये पूछा जाता है कि अगर इतने रुपए तक की, अगर इतने समय शॉर्ट की पॉलिसी है तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रपोजल्स, रिवाइवल, सरेंडर, फोर्स्ड सरेंडर, मैच्योरिटी, सर्वाइवल, डेथ क्लेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी गई है, एक्सेप्ट अर्ली डेथ क्लेम। जो अर्ली डेथ क्लेम केसेस होते हैं उनकी लिमिट अलग है, बाकी जो आपकी अलग है। अप टू एंड इक्वल टू 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक की जो भी आपकी प्रपोजल रहेंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन रहेगी, ठीक है। तो किन किन चीज़ों के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी, अगर न्यू प्रपोजल है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, रिवाइवल, सरेंडर या फोर्स्ड सरेंडर या फिर मैच्योरिटी, सर्वाइवल या डेथ क्लेम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पोस्ट मास्टर, लेकिन वो HSG 1 या HSG 2 होना चाहिए, यानी कि वो हायर सिलेक्शन ग्रेड 1 या हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 का होना चाहिए। सीनियर पोस्ट मास्टर ग्रुप B का, डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर ग्रुप B का, उसके बाद AD ऑफ हेड ऑफिसेज हेडेड बाई डायरेक्टर ग्रुप B। तो ये सारे क्या रहेंगे, अप्रूविंग अथॉरिटीज अप्रूवर रहेंगे अगर 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी है या उससे कम की है। फिर अगर 20 लाख से ज़्यादा और 50 लाख तक की है तो हेड ऑफ डिवीज़न ग्रुप B या ग्रुप A का, चीफ पोस्ट मास्टर ग्रुप A का, या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेड ऑफिस हेडेड बाई डायरेक्टर ग्रुप A का, तो इनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा। अर्ली डेथ क्लेम केस के मामले में बात करें, डेथ विद इन 3 ईयर्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी, अगर पॉलिसी के एक्सेप्ट होने के 3 वर्ष से पहले डेथ हो जाती है तो इसमें जो क्लेम केस बनेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा। ऑल केसेस रिस्पेक्टिव ऑफ सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड जितना मर्जी हो, चाहे वो 5 लाख हो चाहे 50 लाख हो, डायरेक्टर GPO, डायरेक्टर या रीजनल DPS, इनके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं, फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या चीज़ है, विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसीविंग ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी बॉन्ड के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी होल्डर में विड्रॉ दी पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को विड्रॉ कर सकता है एंड गेट बैक दी पॉलिसी प्रीमियम विदाउट एनी इंटरेस्ट और ड्यू इज कॉल्ड एज फ्री लुकअप पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या होता है, पॉलिसी बॉन्ड की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को विड्रॉ कर सकता है और जो प्रीमियम उसने दिया होगा, अपना फर्स्ट प्रीमियम, उसको वापस ले सकता है। उसके ऊपर ना इंटरेस्ट कटेगा ना ड्यू चार्जेस कटेंगे और इस 15 दिन की अवधि को फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। फिर उसके बाद है रिड्यूस्ड पेड अप। रिड्यूस्ड पेड अप क्या होता है, अब देखिए एक होता है पेड अप। पेड अप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी है, बाल जीवन बीमा की बात करेंगे हम, आगे क्वेश्चन आएगा। बाल जीवन बीमा पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे आपने 5 वर्ष तक अगर उसका प्रीमियम का भुगतान कर दिया, फिर आप उसको पेड अप बना सकते हैं। पेड अप का अर्थ क्या हो जाएगा, आपने 5 वर्ष के बाद उसके लिए भुगतान नहीं करना है, प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन फिर भी उसमें आपको इंश्योरेंस या जीवन बीमा कवर दिया जाता है, उसको कहते हैं पेड अप बनाना।
तो फ्री रिड्यूस्ड पेड अप का क्या अर्थ हो जाएगा, इफ अ पॉलिसी होल्डर इज अनेबल टू पे दी प्रीमियम आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मान लीजिए जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम देने में असमर्थ है, वो प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, बट वांट्स टू गेट पॉलिसी मैच्योरिटी एट द एंड, लेकिन वो चाहता है कि मैच्योरिटी, ठीक है, जो पॉलिसी है वो लास्ट तक चले जब तक के लिए उसने उस पॉलिसी को लिया है, मतलब मैच्योरिटी के समय तक वो चलती रहे, देन दी पॉलिसी सम एश्योर्ड विल बी रिड्यूस्ड एंड एडजस्टेड एज पर दी पेड प्रीमियम, तो पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम बनाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए उसने 5 लाख की पॉलिसी ली थी और उसका जो प्रीमियम था वो था 2,000 रुपये, लेकिन अब वो असमर्थ हो गया कि वो 2,000 रुपये प्रीमियम नहीं दे सकता, लेकिन वो चाहता है कि पॉलिसी मैच्योरिटी तक चले, लेकिन वो ये भी चाहता है ठीक है मैच्योरिटी, तो यहाँ पे ये जो सम एश्योर्ड है इसको कम किया जाएगा, इसको 3 लाख रुपए कर दिया और फिर यहाँ पे ये जो 2,000 रुपये था ये कितना बन गया आपके पास, ये मान लीजिए बन गया 800-900 रुपये कुछ भी बन गया। तो उसने क्या किया, जो वे आपका सम एश्योर्ड था उसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद प्रीमियम कम हो गया और इस फैसिलिटी को कहा जाता है रिड्यूस्ड पेड अप फैसिलिटी। फिर आगे चलते हैं स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट फॉर ऑल पॉलिसीज वेयर सम एश्योर्ड इज अबव 20 लाख, जितनी भी पॉलिसीज जहाँ पे सम एश्योर्ड 20 लाख से ज़्यादा होगा, इन्वॉल्व्स कॉलिंग फॉर स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट, वहाँ पे स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट आपको मांगनी होगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इस आपको ये जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगी, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वो मैंने वीडियो में इंक्लूड किया, डिटेल में आपको पढ़ना है वहाँ पे मिल जाएगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2070 जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑल पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसी होल्डर्स विल बी कलेक्टेड, तो यहाँ पे बोला है कि 1/7/2017 से जितनी भी पीएलआई और आरपीएलआई की पॉलिसीज हैं उनके पॉलिसी होल्डर से जीएसटी भी कलेक्ट की जाएगी। जीएसटी कैसे कलेक्ट की जाएगी, दी जीएसटी 4.5% ऑफ द ग्रोस प्रीमियम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष जो प्रीमियम पे आपकी जीएसटी लगेगी 4.5% के अकॉर्डिंग, फिर नेक्स्ट ईयर से उसको 2.25%, आपने देखा भी होगा पहले जब पॉलिसी होती है उसका जो प्रीमियम होता है पहले साल ज़्यादा होता है, दूसरे वर्ष क्या हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जीएसटी कम होती है। जीएसटी पहले साल के जो प्रीमियम के ऊपर लगेगी 4.5%, दूसरे साल से वो फिर 2.25% के हिसाब से ली जाएगी जब तक पॉलिसी समाप्त नहीं हो जाती। आगे चलते हैं, नॉन मेडिकल स्कीम की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि नॉन मेडिकल पीएलआई या फिर नॉन मेडिकल आरपीएलआई कितने के लिए और कितनी आयु तक ली जा सकती है। नॉन मेडिकल स्कीम कैन बी अवेल्ड फॉर होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ बोथ पीएलआई एंड आरपीएलआई। आप किन किन के लिए नॉन मेडिकल वाली स्कीम ले सकते हैं, होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस और कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, इन 3 के लिए नॉन मेडिकल स्कीम वाली स्कीम आप ले सकते हैं, फिर वो आरपीएलआई की हो या पीएलआई दोनों में ली जा सकती है। कंडीशन क्या है, दी फॉलोइंग आर दी कंडीशंस फॉर एग्जाम्पशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन ये जो नॉन मेडिकल स्कीम आप लेंगे इसमें कुछ कंडीशंस हैं अगर आप पीएलआई वाली नॉन मेडिकल स्कीम लेते हैं। तो एनी पर्सन हुज एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे डज नॉट एक्सीड 40 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु अगले बर्थडे पर, अगले जन्मदिन पर 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी वो नॉन मेडिकल स्कीम पीएलआई ले सकता है, यानी कि वो पीएलआई की नॉन मेडिकल वाली स्कीम ले सकता है। द एग्रीगेट सम एश्योर्ड डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अब यहाँ पे सारे ध्यान से कर लेना, बार बार पूछते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो एग्रीगेट सम एश्योर्ड रहेगा मतलब मैक्सिमम कितने रुपए के लिए वो पॉलिसी ले सकता है, 5 लाख रुपए के लिए ले सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉन मेडिकल पीएलआई स्कीम में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 40 इयर्स की आयु तक ये स्कीम ले सकता है, नॉन मेडिकल वाली स्कीम ले सकता है, और इसमें सम एश्योर्ड मैक्सिमम कितना रहेगा, 5 लाख रुपए रहेगा, इससे ज़्यादा के लिए आपको मेडिकल चाहिए। A PLI policy up to 2 lakh sum assured will be non-medical policy irrespective of age limit।
अब यहाँ पे तो ये बता दिया कि 40 वर्ष से कम आयु है और 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए तक की पॉलिसी किसी भी आयु सीमा तक का व्यक्ति ले सकता है, कोई भी आयु सीमा का व्यक्ति ले सकता है, इसमें एज की कोई भी कंडीशन नहीं है। 2 लाख रुपए की PLI पॉलिसी लेने के लिए एज की कोई कंडीशन नहीं है। 5 लाख रुपए, 2 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम की अगर आपने PLI पॉलिसी लेनी है नॉन मेडिकल की, तो 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु अगले जन्मदिन पर नहीं होनी चाहिए। नॉन मेडिकल RPLI की बात करें तो इसमें 35 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट बर्थडे पर, और समय शॉर्ट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ ये भी पूछा जाता है, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के साथ अगर बात करें तो मैक्सिमम 25,000 रुपये के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आगे चलते हैं, प्री मैच्योर क्लेम की बात करते हैं। प्री मैच्योर समय से पहले अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, इन केस ऑफ क्लेम ऑफ पॉलिसी बिफोर मैच्योरिटी, अगर आप मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी के लिए क्लेम करना चाहते हैं, द पेमेंट अगेंस्ट सच क्लेम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग अमाउंट। तो यहाँ पे आपको पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी, फिर अमाउंट जो आपकी होगी वो भी आपको कम करके दी जाएगी। इफ़ डेथ ऑफ द इंश्योरेंट अकर, अगर जो इंश्योरेंट है बीमा करता है उसकी मृत्यु हो गई, पेमेंट रिस्ट्रिक्टेड तो कितनी पेमेंट मिलेगी। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल एक्सेप्ट होने के 1 वर्ष के भीतर अगर बीमा करता की मृत्यु हो गई तो 35% ऑफ सम एश्योर्ड अलोंग विद अकर्ड बोनस, तो बोनस दिया जाएगा, साथ में क्या दिया जाएगा, जो सम एश्योर्ड होगा उसका 35% दिया जाएगा। यानी कि अगर 5 लाख रुपए के लिए आपने पॉलिसी ली थी तो 5 लाख का 35% आपको मिलेगा, साथ में बोनस मिलेगा अगर बीमा लेने की या प्रपोजल एक्सेप्टेंस की डेट से 1 वर्ष के भीतर इंश्योरेंट की मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, लेकिन 2 वर्ष की समाप्ति से पहले अगर बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, 60% ऑफ सम एश्योर्ड अलोंग विद द अकर्ड बोनस, तो वहाँ पे आपको 5 लाख का 60% मिलेगा। मतलब ये नहीं होगा कि 5 लाख के लिए आपने पॉलिसी ली है तो आपको 5 लाख ही मिल जाएगा, कि बीमाकर्ता की मृत्यु होगी आपको 5 लाख ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर 1 वर्ष के भीतर हो गई तो 5 लाख का 35%, 2 वर्ष के पहले लेकिन 1 वर्ष के बाद हुई तो 5 लाख का 60% मिलेगा। फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो 90% मिलेगा सम एश्योर्ड का, यानी कि 5 लाख का 90% मिलेगा। और फिर उसके बाद 4 वर्ष पूरे होने के बाद फुल सम एश्योर्ड विद अकर्ड बोनस, तो फिर आपको फुल सम एश्योर्ड दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, रिवेट की बात करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, एडवांस में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको कुछ रिवेट दिया जाता है। एडवांस प्रीमियम 12 महीनों के लिए, 6 महीने या 3 महीने के लिए आप करते हैं तो आपको रिवेट मिलता है। आप चाहे 24 महीने के लिए कर दो, आप 4 साल 5 साल के लिए कर दो, लेकिन 12 महीनों का ही फिर आपको रिवेट मिलेगा। PLI में जो भी प्रीमियम बनेगा उसका 2% रिवेट के रूप में मिलेगा। 6 महीने के लिए करते हैं तो 1% टोटल प्रीमियम का, और 3 महीने में कोई भी रिवेट नहीं मिलता है। RPLI की बात करें, अगर आप एक साथ 12 महीनों का प्रीमियम पे करते हैं तो टोटल प्रीमियम का 2%, अगर 6 महीनों के लिए करते हैं तो टोटल प्रीमियम का 1%, अगर आप 3 महीने के लिए करते हैं एडवांस में तो टोटल प्रीमियम का 0.5% आपको दिया जाएगा। युगल सुरक्षा में थोड़ा सा अलग रहता है। युगल सुरक्षा में 50% ऑफ मंथली प्रीमियम, जो आपका मंथली प्रीमियम है, अब इसमें देखो आपने क्या किया, 1,000 रुपये आपका प्रीमियम है, ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ का आपका प्रीमियम है। अब यहाँ पे मत समझना 50% मिल गया तब तो आपको बड़ा फ़ायदा, ऐसा नहीं है। 1,000 रुपये आपका प्रीमियम है पर मंथ के हिसाब से। अब 12 महीनों का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो कितना बन गया आपके पास, 12,000 रुपये बन गया। आपको इसमें जो रिवेट दिया जाएगा, आपने 12,000 रुपये एक साथ में एडवांस में डिपॉजिट किए या एडवांस में प्रीमियम दिया 12 महीनों का, तो 50% ऑफ मंथली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम तो आपका 1,000 रुपये है तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 500। तो आपको 500 का यहाँ पे रिवेट दिया जाएगा। 6 महीने की बात करें 10% ऑफ मंथली प्रीमियम तो इसका 10% यानी कि 100 रुपये रिवेट दिया जाएगा। और फिर अगर 3 महीने के लिए युगल सुरक्षा में आप एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो 2% आपको मंथली प्रीमियम का दिया जाएगा। फिर उसके बाद इंसेंटिव्स की बात करते हैं
तो अप टू 15 ईयर्स 15 वर्ष की पॉलिसी अगर आप करते हैं, ठीक है, तो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को छोड़कर बाकी सभी पॉलिसीज के ऊपर आपको 4% का यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के लिए 5% का। 15 वर्ष से 25 वर्ष की पॉलिसी आप करते हैं तो 10% का इंसेंटिव है, और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में 7% का, और 25 वर्ष से अधिक की करने पर 20% का इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफिसर विल बी पेड इंसेंटिव एट द रेट 1% ऑफ टोटल PLI न्यू बिजनेस प्रीमियम प्रोस्यूड बाय द डायरेक्ट एजेंट अटैच्ड टू द DO। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कि डेवलपमेंट ऑफिसर अगर उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी एजेंट है वो डायरेक्टली करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफिसर को कितना इंसेंटिव दिया जाता है, 1% का। जो भी टोटल PLI न्यू बिजनेस प्रीमियम होगा उसका 1% इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। PLI रिन्यूएबल इंसेंटिव की बात करें, अगर PLI RPLI पॉलिसी को आप रीन्यू करते हैं तो उसमें क्या इंसेंटिव आपको दिया जाता है, तो इसमें सबसे पहले रिन्यूएबल इंसेंटिव एट द रेट 1% ऑफ रिन्यूएबल प्रीमियम विल बी पेएबल एट ऑल सेल्स फोर्स ऑफ PLI। तो 1% ऑफ रिन्यूएबल प्रीमियम, जो भी आप रिन्यूएबल प्रीमियम होगा उसका 1% आपको रिन्यूएबल इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, और इसमें जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको कोई भी रिन्यूएबल इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। ठीक है, RPLI इंसेंटिव स्ट्रक्चर ये आपने कर लेना है, RPLI PLI रिन्यूएबल इंसेंटिव भी आपने कर लेना है। आगे चलते हैं, सर्विस टाइम की बात करते हैं। इशू ऑफ बॉन्ड, अब आपने पॉलिसी भेजी, उसके बॉन्ड को इशू करने के लिए एक टाइम होता है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से हेड ऑफिस वालों ने या फिर CPC वालों ने किया है, वो उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है, 15 दिन के भीतर पॉलिसी बॉन्ड को इशू करना होगा। मैच्योरिटी के लिए भेजते हैं तो 30 दिन के भीतर उसको सेटल करना होगा। रिवाइवल या कन्वर्शन के लिए भी 15 दिन के भीतर, लोन चेंज ऑफ डिटेल्स और डुप्लीकेट के लिए 10 दिन का समय होता है। फिर उसके बाद है डेथ क्लेम केस के लिए सर्विस टाइम लिमिट्स, तो ये भी आपने कर लेना है PDF से। फिर डेथ क्लेम फॉर नॉन मेडिकल पॉलिसीज, ये भी आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, फीस फ्रेश पासबुक अगर प्रीमियम बुक आप लेते हैं तो ये फ्री होती है, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी फ्री होती है, नॉमिनेशन चेंज फ्री होता है, डुप्लीकेट लोन रिसिप्ट बुक चाहिए तो 5 रुपये। पॉलिसी कन्वर्शन फीस की बात करें तो फर्स्ट टाइम फ्री, अगली बार करते हैं, पहली बार यहाँ पे जैसे दिया है कि आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो पहली बार फ्री, नेक्स्ट टाइम 20 रुपये। डुप्लीकेट प्रीमियम बुक चाहिए तो 20 रुपये, डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड के लिए 100 रुपये, विद 100 रुपये और 200 रुपये स्टैम्प्स पेपर एफिडेविट भी इसके साथ लगता है। तो यहीं तक इम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे, आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्क दी करेक्ट रिगार्डिंग सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी सरेंडर करने के संबंध में सही को चिन्हित करें। एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर 36 मंथ्स, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को 36 महीने के बाद सरेंडर किया जा सकता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने के 3 वर्ष के बाद एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर 3 ईयर्स, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को भी 3 साल के बाद सरेंडर किया जा सकता है। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी सरेंडर्ड, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता। D ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। ध्यान रखना, चिल्ड्रन पॉलिसी और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी जिसे सुमंगल कहा जाता है, इनको आप सरेंडर नहीं कर सकते। भनवाजी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? 24 मार्च 1995 को हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When the survival benefits of 15 years anticipated endowment assurance policy are given, 15 वर्षीय एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के उत्तरजीविता लाभ कब दिए जाते हैं? जो ये आपकी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक मनी बैक पॉलिसी होती है। 2 ही टर्म्स इसकी होती हैं, या तो 15 वर्ष के लिए आप इसको ले सकते हैं या 20 वर्ष के लिए इसको लिया जा सकता है।
अगर 15 वर्ष वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो इसमें जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स, 9 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। सबसे पहले सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे 6 वर्ष पूरे होने पर। जब आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के 6 वर्ष पूरे होने के बाद सबसे पहले सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। दूसरे पर आपको 9 वर्ष पूरे होने पर, फिर आपको 12 वर्ष पूरे होने पर और फिर 15 वर्ष पूरे होने पर आपको जो भी आपका सर्वाइवल बेनिफिट है साथ में जो भी बोनस बनेगा वो दिया जाएगा। कितने कितने % दिया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर वो कितने कितने दिए जाते हैं? 20% दिए जाते हैं। यानी कि 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर 20% दिया जाएगा। टोटल 60% का भुगतान आपको कर दिया गया। जब 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे 40% प्लस जो भी बोनस होगा वो आपको दे दिया जाएगा मैच्योरिटी के समय। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसी तरह से 20 वर्ष वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में 8, 12 और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा और 40% आपको बोनस के साथ मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा। But is the maximum age limit for the main policy holder in respect of children policies? बाल जीवन बीमा में मुख्य पॉलिसी धारक के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा 45 ईयर्स। तो इसमें मेन पॉलिसी होल्डर कौन रहेगा? बच्चे जो होंगे जिनके लिए आपने पॉलिसी ली है उनके माता पिता मेन पॉलिसी होल्डर रहते हैं। जिसके भी थ्रू बाल जीवन बीमा को या चिल्ड्रन पॉलिसी को लिया जाता है वही मेन पॉलिसी होल्डर होता है और उसकी आयु 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। But is the maximum sum assured limit of RPLI policies for non-medical policy? गैर चिकित्सा पॉलिसी के लिए RPLI पॉलिसियों की अधिकतम बीमा राशि सीमा क्या है? तो हमने कर लिया, कितनी है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 1 लाख रुपए है। PLI के लिए अगर नॉन मेडिकल पॉलिसी आप लेना चाहते हैं 5 लाख रुपए तक ली जा सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें एज लिमिट की, PLI के लिए 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। RPLI के लिए 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। What should be the age of the child to take children policy? चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा लेने के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और मेन पॉलिसी होल्डर की आयु 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Which of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है? Interest on the loan is charged at the rate 10% per annum, which is compounded half yearly. ऋण पर ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से लिया जाता है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब भी आप RPLI या PLI में ऋण लेते हैं, ऋण के ऊपर जो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 10% प्रति वर्ष की दर से लिया जाएगा और ये अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड किया जाता है। सेकेंड, लोन विल नॉट बी एडमिसिबल अंटिल फर्स्ट लोन इज क्लियर्ड। जब तक आप अपना पहला लोन क्लियर नहीं करते तब तक आपको दूसरा लोन नहीं दिया जाएगा। लोन इज नॉट अवेलेबल ऑन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। जैसे हमने किया, ना तो आप इसको सरेंडर कर सकते हैं ना ही इसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी पॉइंट सही हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर अवेलेबल इन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? डाक जीवन बीमा में कितने प्रकार की पॉलिसियां उपलब्ध हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 6 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर ऑफर्ड इन दी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें होल लाइफ इंश्योरेंस है, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंडोमेंट इंश्योरेंस है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा। इन विच ईयर PLI वाज इंट्रोड्यूस्ड? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 1884 को किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द रिबेट अलाउड ऑन एडवांस पेड प्रीमियम फॉर हाफ ईयर एंड 1 ईयर? आधे वर्ष और 1 वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान प्रीमियम पर कितनी छूट की अनुमति होती है? अगर आप क्या करते हैं 6 महीने के लिए एडवांस डिपॉजिट करते हैं
PLI में तो 1% की रिबेट मिलेगी। अगर आप एक वर्ष के लिए करते हैं तो 2% की रिबेट आपको दी जाएगी। तो कितना रिबेट मिलता है? अगर एडवांस पेड करते हैं प्रीमियम आधे वर्ष के लिए 1% और पूरे वर्ष के लिए 2% की रिबेट आपको दी जाती है। When the children policy in PLI and RPLI was introduced, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बाल जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। फुल डेट की बात करें 20 जनवरी 2006 को चिल्ड्रन पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। What is the maximum sum assured limit of RPLI? RPLI या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की अधिकतम बीमा राशि सीमा क्या है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 10 लाख रुपए। PLI या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितनी है? 50 लाख रुपए है। अंडर नॉन मेडिकल स्कीम ऑफ PLI, द एज और एट एंट्री ऑफ प्रोपोनेंट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? PLI की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की गैर चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रस्तावक की प्रवेश आयु कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PLI के लिए अगर आप नॉन मेडिकल स्कीम लेते हैं तो एंट्री के समय या फिर प्रवेश करते समय आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। RPLI के मामले में 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। When the PLI policy will be treated as lapsed, PLI पॉलिसी को व्यपगत कब माना जाएगा या लैप्स हुआ कब माना जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पॉलिसी इज लेस देन 3 years ओल्ड, पॉलिसी 3 वर्ष से कम तक चली हुई है। एंड इफ ड्यू इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड विद इन 6 months, द पॉलिसी में बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड। अगर आपने 6 महीने के भीतर इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, 6 महीने तक आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और अगर पॉलिसी 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक चल चुकी है तो फिर 1 वर्ष का भुगतान ना करने पर पॉलिसी को लैप्स माना जाएगा। Is there any loan facility and surrender facility in 10-year रूरल प्लान पॉलिसीज? क्या 10 वर्षीय ग्रामीण योजना पॉलिसियों में कोई ऋण सुविधा और समर्पण सुविधा होती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपलब्ध नहीं होती है। ये 10 वर्षीय रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? ग्राम प्रिय इसे कहा जाता है। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी होती है, मनी बैक पॉलिसी। RPLI में 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा होती है, मनी बैक पॉलिसी। अब ये जो 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी है पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी होती है, सेम उसी की तरह होती है। ना एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में लोन मिलता है, ना सरेंडर। उसी तरह से ग्राम प्रिया पॉलिसी या 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा में भी आपको लोन नहीं मिलेगा, ना ही सरेंडर फैसिलिटी आपको मिलती है। But is the periodicity of payment of anticipated endowment assurance policy of 20 years? 20 वर्षीय प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान की आवधिकता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आपके पास आ जाएगा 8 years, 12 years, 16 years एंड 20 years। 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 60%। रिमेनिंग 40% प्लस जो बोनस रहेगा आपको मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following is called as सुरक्षा? तो हमने कर लिया है कि किसे सुरक्षा कहा जाएगा, किसे सुविधा कहा जाएगा। सुरक्षा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, संपूर्ण जीवन बीमा को सुरक्षा कहा जाता है। Which of the following is called as संतोष? निम्नलिखित में से किसे संतोष कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? भी आ जाएगा। क्यों कहा जाता है? ये वीडियो की शुरुआत में ही हमने कर लिया था कि कौन सी पॉलिसी को क्या कहा जाएगा, वो आपने कैसे याद रखना है। तो संतोष यानी कि इसमें पहले से ही निर्धारित होता है कब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, वो एंडोमेंट एश्योरेंस होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In the whole life assurance, the premium paying ages can be opted as which of the following? संपूर्ण जीवन बीमा में
प्रीमियम देने की आयु आप कब तक चुन सकते हैं? तो इसमें देखिए मैच्योरिटी तो लेट होगी, मैच्योरिटी होगी 80 साल की आयु तक, लेकिन इसमें जो प्रीमियम देने की एज है वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं 55, 58 या 60 की मैं इस समय तक प्रीमियम का भुगतान करूंगा। वो एज आपने चुननी होती है, वो 55 हो सकती है, 58 या 60 भी हो सकती है, क्योंकि आपकी होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी 80 वर्ष की आयु में होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। नो बोनस इज गिवन इज पॉलिसी इज सरेंडर्ड बिफोर विच टाइम? कितने समय से पहले पॉलिसी आत्मसमर्पित करने पर कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के भीतर ही आप उसे सरेंडर कर देते हैं तो आपको बोनस नहीं मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। In which policy you can choose predetermined age of maturity? किस पॉलिसी में आप मैच्योरिटी की पूर्व निर्धारित उम्र का चुनाव कर सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी एंडोमेंट एश्योरेंस में। और इसे क्या कहा जाता है? संतोष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप इसमें ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कौन सी एज में इसकी मैच्योरिटी चाहिए, कौन सी एज में आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो। आप निर्धारित कर सकते हैं, कुछ एजेस की ऑप्शंस आपके पास होंगी, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन द जॉइंट लाइफ एश्योरेंस द एज ऑफ कपल शुड बी बिटवीन? संयुक्त जीवन बीमा में युगल की आयु कितने के बीच में होनी चाहिए? तो इनके बीच में डैश आपने लगा लेने हैं। 21 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब जो जॉइंट लाइफ एश्योरेंस होती है, युगल सुरक्षा इसे कहा जाता है, इसमें पति पत्नी आपस में मिलकर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। दोनों में से एक एलिजिबल होना चाहिए और एक ही प्रीमियम के साथ दोनों की लाइफ को सिक्योर किया जाता है, दोनों को ही इंश्योरेंस मिल जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How many maximum children of the insurant will be eligible for children policy? बीमा करता के अधिकतम कितने बच्चे बाल जीवन बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। 2 बच्चे पॉलिसी होल्डर के बाल जीवन बीमा के लिए एलिजिबल होंगे और उनकी जो आयु है वो कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? 5 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इज नेसेसरी इन दी चिल्ड्रन पॉलिसी? बाल जीवन बीमा में बच्चे की स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉल्स है, मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बाल जीवन बीमा अगर लेते हैं तो बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। लोन एंड सरेंडर फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर 4 ईयर्स इन चिल्ड्रन पॉलिसी? बाल जीवन बीमा में 4 वर्ष के बाद लोन और सरेंडर की सुविधा मिल जाती है। ये भी बी आ जाएगा, क्योंकि बाल जीवन बीमा और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में ना तो आपको लोन मिलेगा ना आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। In a rural postal life insurance 10 years rural PLI policy is called as which of the following? 10 वर्षीय ग्रामीण PLI पॉलिसी को क्या कहा जाता है? तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी को ग्राम प्रिया के नाम से जाना जाता है। RPLI में ये एक मनी बैक पॉलिसी होती है। आगे हम इसके करेंगे कि कब आपको सर्वाइवल बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। In the 10 years rural PLI survival benefits are given after? 10 वर्षीय ग्रामीण PLI में उत्तरजीविता लाभ कब कब दिए जाते हैं? कब कब दिए जाते हैं? 4, 7 और 10 वर्ष पूरे होने पर। अब 4 साल पूरे होने पर और 7 साल पूरे होने पर आपको 20% का भुगतान किया जाएगा। 20% के सर्वाइवल बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। फिर 10 वर्ष के बाद 60%, क्योंकि 20 तो हो गया आपके पास 40, 40% का भुगतान आपको कर दिया, इतना सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिल गया। फिर जब ये 10 वर्ष RPLI पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मैच्योरी हो जाएगी, तो 60% आपको बोनस के साथ मिलेगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When was the postal life insurance was introduced? डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत हुई थी।
When was the postal life insurance was extended to the employees of the telegraph department? टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए डाक जीवन बीमा को कब बढ़ाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 1888 में। अब जब शुरुआत हुई 1 फरवरी 1884 को, तो ये केवल वेलफेयर स्कीम थी। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉयज़, केवल डाक विभाग के कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए वेलफेयर स्कीम के रूप में इसको शुरू किया गया। फिर 1888 में, क्योंकि पहले पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इकट्ठा हुआ करता था, तो 1888 में से टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ाया गया। लेकिन वहाँ पर भी क्या था, ये केवल मेल एम्प्लॉयज़ के लिए थी, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे कि इसको कब फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ाया गया। When was the postal life insurance was extended to the female employees of the postal and telegraph department? जब 1 फरवरी 1884 में इसकी शुरुआत हुई, पोस्टल एम्प्लॉयज़, कौन से पोस्टल एम्प्लॉयज़? मेल पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए इसको शुरू किया गया। 1888 में इसे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ाया गया, लेकिन तब भी केवल मेल एम्प्लॉयज़ के लिए इसको बढ़ाया गया। फिर बाद में क्या किया गया? 1894 में इसको फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की थी, उनके लिए बढ़ाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरर इन द कंट्री? देश में सबसे पुराना जीवन बीमा करता कौन है? करेक्ट आंसर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा। भारत का अगर सबसे पुराना जीवन बीमा करता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरर है, तो वो कौन है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। In the whole life assurance, when the sum assured amount with accrued bonus is payable to the insurer, संपूर्ण जीवन बीमा में अर्जित बोनस के साथ बीमा राशि बीमाकर्ता को कब देय होती है? करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स, 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। इसमें हमने क्या कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पेइंग एजेस को चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी एज तक वहाँ पे प्रीमियम देना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी थी? 55, 58 और 60 ईयर्स। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सी एज तक प्रीमियम का भुगतान करना है। क्या आ जाएगा? या तो 55 होगा, या 58 होगा, या 60 ईयर्स। तो इनमें से आप चूज़ करेंगे कौन सी एज तक आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे। फिर इसमें जो आपको बोनस दिया जाएगा सम एश्योर्ड के साथ, वो कब दिया जाएगा? जब आयु इंश्योरर की या फिर बीमाकर्ता की 80 वर्ष हो जाएगी। अगर 80 वर्ष से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी उसका नॉमिनी या लीगल हायर होगा उसको की जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। What are the minimum and maximum ages for entry in the whole life insurance? संपूर्ण जीवन बीमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा 19 से 55 ईयर्स। तो ये एजेस आपने याद कर लेनी है। Which of the following is not true about whole life insurance? संपूर्ण जीवन बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट है, whole life insurance policy can be converted into endowment assurance policy up to 59 years of age of insurant. संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी को बीमाकर्ता की 59 वर्ष की आयु तक बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है। एक होती है आपकी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी है। अगर कोई व्यक्ति होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसके पास एक ऑप्शन रहती है, जब तक उसकी आयु 59 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो जाती, यानी कि उसकी आयु अभी 59 वर्ष से कम है, उस समय तक उसके पास ऑप्शन रहती है वो इस होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकता है। अगर कन्वर्ट नहीं करवाता है तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही रहेगी। तो उसके पास 59 ईयर्स की एज तक एक ऑप्शन रहेगी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को वो एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। The date of conversion should not fall within 1 year of the date of cessation of premium payment और date of maturity। अब ये कन्वर्शन की जो डेट रहेगी कि वो इसको एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकता है, ये जो तारीख रहेगी प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर नहीं होनी चाहिए।
क्या बोला गया है कि जो आपने ये रूपांतरण करना है या कन्वर्शन करनी है, ये तारीख प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपने प्रीमियम पे करना है उस पेमेंट की लास्ट जो किस्त रहेगी उसके 1 वर्ष के भीतर आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है। दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगी क्योंकि हमें पूछा गया नोट करेक्ट। तो ये भी आपने क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है कौन सा सही है पूछा गया है या कौन सा पूछा गया है कि गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत आ जाएगी। इसमें बोला है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 55 ईयर्स की एज तक, तो ये गलत हो जाएगा। आप 59 ईयर्स की एज तक इसको एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, सुविधा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कन्वर्टिबल शब्द इसके साथ लग गया है। कन्वर्टिबल का अर्थ हो जाएगा आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी आप लेते हैं कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप इसको एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद, लेकिन 6 वर्ष से पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको आप 59 ईयर्स की एज तक कन्वर्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When the convertible whole life insurance policy can be converted into endowment assurance policy, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी को बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में कब परिवर्तित किया जा सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एट द एंड ऑफ 5 years ऑफ टेकिंग पॉलिसी बट बिफोर 6 years, पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंत में लेकिन 6 साल से पहले। जब आप कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उस तारीख से लेके 5 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे 5 वर्ष के बाद, लेकिन 6 वर्ष पूरे होने से पहले आपको इसे कन्वर्ट करना होगा एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो इसको होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। बी ऑप्शन सही होगी। बट इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एंट्री इन कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा 19 to 55 ईयर्स। इन which of the following age cannot be selected for maturity of endowment assurance policy? बंदोबस्त बीमा पॉलिसी की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आयु का चयन नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। अब इस पॉलिसी के बारे में हमने क्या कि ये जो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी होती है इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी को चूज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है ये चूज करने की कि कौन सी एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो ऑप्शंस क्या है? 35, फिर उसके बाद 40, 45, 50, 55, फिर 58 और 60। ये वर्ष यानी कि ये आयु आप चूज कर सकते हैं कि आपको 35 ईयर्स की एज में मैच्योरिटी चाहिए, 40 ईयर्स की एज में मैच्योरिटी चाहिए, 45, 50, 58, 55, 60 किस एज में मैच्योरिटी चाहिए। तो इन एजेस में से आपको वो एज चूज करनी होती है। तो इसमें 30 ईयर्स नहीं है, करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। तो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को संतोष कहा जाता है क्योंकि इसमें आप चूज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी एज में आपको अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following policy is known as युगल सुरक्षा? निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी को युगल सुरक्षा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। ये मैंने बता दिया क्यों आपको इसे युगल सुरक्षा कहना है, क्योंकि इसमें जोड़ा यानी कि स्पाउस की इंश्योरेंस होती है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पति पत्नी मिलकर आपस में इस पॉलिसी को ले सकते हैं।
बट इज द मिनिमम टर्म ऑफ पॉलिसी इन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, संयुक्त जीवन बीमा में पॉलिसी की न्यूनतम अवधि क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 5 ईयर्स। तो इसमें जो एज लिमिट रहती है वो कितनी रहती है? 21 to 45 ईयर्स। तो इसमें मिनिमम टर्म ऑफ पॉलिसी की बात करें वो कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष आ जाएगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगी। बट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ पॉलिसी इन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसी की अधिकतम अवधि होगी वो क्या होगी? 20 वर्ष। तो न्यूनतम अवधि की बात करें 5 वर्ष और मैक्सिमम टर्म की बात करें 20 ईयर्स आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी बैक पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सी एक मनी बैक पॉलिसी है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है। इसकी टर्म्स की बात करें या तो 15 वर्ष की ये होती है या 20 वर्ष की ये होती है। मिनिमम मैक्सिमम एज इसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें 40 और 45 ईयर्स होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर एंट्री इनटू 20 years anticipated endowment assurance policy, the maximum age of insurance can be how much? 20 वर्षीय प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में प्रवेश के लिए बीमाकर्ता की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? अब पॉलिसी टर्म के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पॉलिसी टर्म में बोला गया कि या तो ये 15 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं या 20 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं। मैक्सिमम जो एज होगी 60 वर्ष होगी मैच्योरिटी के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा, अगर आपको 20 वर्ष वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो 60 में से आपने 20 कम कर देने हैं, कितनी आ जाएंगे? 40। तो 20 वर्ष वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए मैक्सिमम जो एज आएगी वो कितनी आएगी? 40 ईयर्स आ जाएगी। 41 की लेंगे तो फिर 20 ऐड करके कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो 61 पे तो मैच्योर होने से रही, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। For entry into 15 years anticipated endowment assurance policy, the maximum age of insurance can be how much? 15 वर्षीय प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में प्रवेश के लिए बीमाकर्ता की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 45 ईयर्स। तो इसमें क्या है, 60 माइनस आपने 15 कर देने हैं। इनके 15 वर्ष की आपने पॉलिसी लेनी है, मैच्योरिटी 60 ईयर्स पे होगी, तो मैक्सिमम एज कितनी आ जाएगी? 45 ईयर्स आ जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगी। How the survival benefits are paid in the 15 years anticipated endowment assurance policy, 15 वर्षीय प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में उत्तरजीविता लाभ का भुगतान कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 20% each on completion of 6 years, 9 years, 12 years and 40% with occurred bonus on maturity। तो इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष पूरे होने पर 20% दिए जाएंगे और 40% जो बच जाएगा वो मैच्योरिटी के समय बोनस के साथ आपको दिया जाएगा। 20 वर्ष वाली पॉलिसी में 20% दिया जाएगा, 20% 8, 12 और 16 वर्ष पूरे होने पर, और 40% आपको बोनस के साथ मैच्योरिटी के ऊपर दिया जाएगा। तो इसमें आपने 3 का टेबल याद रखना है और 20 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए 4 का टेबल आपको याद रखना है। What can be the maximum sum assured under the children policy in PLI? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में चिल्ड्रन पॉलिसी के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी हो सकती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 3 लाख रुपए, या फिर उनके माता पिता की राशि, जो भी उनके माता पिता की बीमा राशि है उसके बराबर 3 लाख रुपए। अगर उनके माता पिता ने क्या किया, 2 लाख रुपए के लिए ये पॉलिसी ले रखी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, तो कितने के लिए होगी चिल्ड्रन पॉलिसी? 2 लाख रुपए के लिए। अगर माता पिता ने 5 लाख रुपए के लिए PLI पॉलिसी ले रखी है तो बाल जीवन बीमा 3 लाख रुपए के लिए हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगी। आफ्टर विच कमेटीज रिपोर्ट द रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड, इस समिति की रिपोर्ट के बाद ग्रामीण डाक जीवन बीमा को प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको शुरू किया गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 24/3/1995 को इसकी शुरुआत हुई थी।
Which of the following rural postal life insurance policy is known as ग्राम प्रिया? निम्नलिखित में से किस ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी को ग्राम प्रिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 10 वर्षीय पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को ग्राम प्रिया के नाम से जाना जाता है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में ये मनी बैक पॉलिसी होती है। 4 वर्ष और 7 वर्ष पूरे होने पर 20% का आपको मनी बैक दी जाएगी या फिर सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाएंगे और 60% प्लस बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी के समय यानी कि 10 वर्ष पूरे होने पर दिया जाएगा। मैन द सम एश्योर्ड विद अकर बोनस विल बी पेएबल इन ग्राम सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्राम सुरक्षा क्या हो जाएगी? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्राम सुरक्षा बीमा पॉलिसी में बोनस के साथ बीमा राशि कब देय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। आइदर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स, या तो 80 वर्ष की आयु पूरे होने पर, यानी कि जो इंश्योरेंट है या बीमा करता है जब उसकी आयु 80 वर्ष हो जाएगी उस समय बोनस के साथ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, या फिर टू दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑन डेथ ऑफ इंश्योरेंट whichever occurs earlier, या फिर क्या होगा अगर उसकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है कानूनी प्रतिनिधि या समूह निदेशित को दी जाएगी, यानी कि जो भी उसने नॉमिनी बनाया होगा उसको दी जाएगी। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। बट इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इन ग्राम सुरक्षा पॉलिसी? ग्राम सुरक्षा पॉलिसी में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी 19 to 55 ईयर्स। बट कैन बी द मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन दी ग्राम सुरक्षा पॉलिसी? ग्राम सुरक्षा पॉलिसी में अधिकतम बीमा राशि कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 10 लाख। आरपीएलआई में 10 लाख रुपए मैक्सिमम, पीएलआई में 50 लाख रुपए मैक्सिमम, बाल जीवन बीमा या चिल्ड्रन पॉलिसी में ये लिमिट 3 लाख रुपए पीएलआई के लिए और 1 लाख रुपए होती है आरपीएलआई के लिए। आफ्टर हाउ मच टाइम द ग्राम सुरक्षा पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड? ग्राम सुरक्षा पॉलिसी को कितने समय के बाद सरेंडर किया जा सकता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 3 वर्ष के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं और 4 वर्ष के बाद इसके ऊपर लोन लिया जा सकता है। Which of the following is true about ग्राम सुरक्षा पॉलिसी? ग्राम सुरक्षा पॉलिसी के बारे में कौन सा सत्य है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द डेट ऑफ कन्वर्शन शुड नॉट बी फॉल विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ सेसेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। कन्वर्शन की तारीख प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर नहीं होनी चाहिए। जिस डेट को, जिस भी तारीख को पॉलिसी मैच्योर होगी उसके 1 वर्ष पहले से पहले आपको क्या करना होगा? इसको कन्वर्ट करना होगा। यानी कि मान लीजिए 30 मार्च को एक पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, 30 मार्च 2024 को एक पॉलिसी जो मैच्योर होनी थी, तो इसको अगर कन्वर्ट करना था तो वो कब होगा? 1 वर्ष पहले इसके आपने चले जाना है। 1 वर्ष पहले मतलब 30 मार्च 2023 से पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे, उसके बाद नहीं कर सकते। तो जो कन्वर्शन की डेट है, डेट ऑफ मैच्योरिटी की 1 साल के भीतर नहीं होनी चाहिए, या फिर जो प्रीमियम पेमेंट की डेट है उसके 1 साल के पहले नहीं होनी चाहिए। तो आपने ध्यान रखना जो कन्वर्शन रहेगी वो 1 साल की अवधि के भीतर नहीं होनी चाहिए। और 1 साल की अवधि कौन सी? प्रीमियम भुगतान की तारीख या फिर परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर। फर्स्ट पॉइंट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम सुविधा। आप इसे ग्राम सुविधा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इंश्योरेंट। अब इसे जीवन बीमा करता की 55 वर्ष की आयु तक ग्राम सुविधा पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी 59 ईयर्स की एज तक। फिर उसके बाद सी पॉइंट है इसमें प्रीमियम पेइंग एजेस के बारे में बोला है 50, 55 और 58 हो सकती हैं। तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एजेस जो है वो 55, 58 या फिर 60 ईयर्स हो सकती हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ऑन दिस पॉलिसी लोन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसमें लोन और सरेंडर फैसिलिटी होती है। लोन फैसिलिटी होती है 4 वर्ष के बाद और सरेंडर फैसिलिटी होती है 3 वर्ष के बाद। तो ये सारे गलत हैं, बाकी सही कौन सा है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। Which of the following policy can be converted into ग्राम संतोष पॉलिसी at the end of 5 years of taking policy?
पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंत में निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी को ग्राम संतोष पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाती है, पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद लेकिन 6 वर्ष से पहले आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम संतोष उसी का अर्थ होता है एंडोमेंट एश्योरेंस का। बट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एंट्री इन ग्राम सुविधा पॉलिसी? ग्राम सुविधा पॉलिसी में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा 19 to 45 ईयर्स। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद लेकिन 6 वर्ष से पहले। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ ग्राम सुविधा पॉलिसी विच पॉलिसीज बोनस विल बी पेएबल? अगर आप ग्राम सुविधा पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी का बोनस दिया जाएगा, यानी कि ग्राम संतोष का बोनस दिया जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो इसको होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी माना जाएगा और होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी वाला बोनस आपको दिया जाएगा। हाउ दी सर्वाइवल बेनिफिट्स ऑफ ग्राम प्रिया पॉलिसी आर गिवन? ग्राम प्रिया पॉलिसी के उत्तरजीविता लाभ कब दिए जाते हैं? तो ये 10 वर्ष की होती है, तो 4 वर्ष और 7 वर्ष पूरे होने पर 20% और 20%, 60% जो बच जाएगा 10 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि मैच्योरिटी के समय बोनस के साथ दिया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। What is the maximum sum assured for children policy in a rural postal life insurance? ग्रामीण डाक जीवन बीमा में चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए अधिकतम बीमा राशि क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा 1 लाख और इक्वल टू दी सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट। या तो 1 लाख रुपए या माता पिता की बीमा राशि के बराबर, दोनों में से जो भी कम होगा। जैसे हमने PLI के लिए क्या 3 लाख रुपए या इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। And the बाल जीवन बीमा पॉलिसी इन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस कैन बी मेड पेड अप? ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी में बाल जीवन बीमा पॉलिसी को पेड अप कब बनाया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रोवाइडेड प्रीमियम्स आर पेड कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स, कि आपने प्रीमियम का भुगतान लगातार 5 वर्षों तक किया हो। पेड अप क्या होता है? जहां पॉलिसी होल्डर प्रीमियम का भुगतान बंद कर दे लेकिन फिर भी बीमा कवरेज मिलता है, उसको कहते हैं पेड अप करना। तो बाल जीवन बीमा पॉलिसी अगर 5 वर्ष तक आप कंटिन्यूसली उसमें प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उसको पेड अप बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने किया। कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें भी हमने की जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। क्लासेस में जुड़ना है या आपको नोट्स चाहिए इन बुक्स के जो आप हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, या फिर MTS पोस्टमैन या PA की तैयारी करने के लिए आपको अच्छी बुक्स चाहिए तो बुक्स आप ले सकते हैं। पोस्टमैन की, MTS की, PSA की सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ओशन ये बुक मिल जाएगी। जो क्वेश्चंस हम वीडियोज़ में कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत ही बेहतर है और अच्छे से तैयारी करनी है और क्लासेस में जुड़ना है तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।